हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमारा जो क्रम चल रहा था वो अंग्रेज का चल रहा था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इससे पहले मैंने आधुनिक भारत के इतिहास पर कई वीडियो बनाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनके आने का क्रम और उनकी कंपनियों की स्थापना का क्रम बताया है, और साथ ही साथ क्या ऐसी वजह थी, क्या ऐसा कारण था कि वो भारत आए, इन सारी चीजों पे उसमें बात की है। उसके बाद हमने डचेस के बारे में पढ़ा था, अब हम अंग्रेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेज की मैंने से पहले जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था उन्होंने अपना प्रथम केंद्र कहाँ पे बनाया, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, और साथ ही साथ कौन सा अंग्रेज आया था जिसने जहांगीर का उस समय शासन चल रहा था, तो जहांगीर से वो इजाजत लेता है, अनुमति लेता है और व्यापार करने की शुरुआत कर देता है। तो वो अपनी कंपनी स्थापित करता है कई जगह पे। तो आपने उन सारी चीजों को मैंने उसमें बताया है। तो आज हम उत्तर भारत में जो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाना स्टार्ट की थी, सबसे पहले आपको बताया था मैंने मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। सूरत में लगाने वाले थे लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। उसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने क्या किया था, 1613 में अपनी फैक्ट्री सूरत के इलाके में लगाते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ रहे थे कि उत्तर भारत में किस तरह से वो विस्तार अपना कर रहे थे, अपने पांव पसार रहे थे, उन सारी चीजों को पढ़ रहे थे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पे 1613 में उन्होंने एक अपनी फैक्ट्री लगा दी थी। लगाने वाले 1608 में थे लेकिन वहां पे सफल नहीं हो सके थे। 1613 में फिर सूरत में वही फैक्ट्री लगाते हैं। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे 1651। तो उनका समय हमें पता है 1600 से लेकर 1947 तक उनका यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 1600 में अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी कंपनी की स्थापना करेंगे। तो 1947 तक वो भारत में रहेंगे। किस तरह से वो भारत में अपनी शासन का विस्तार कर रहे हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, और साथ ही साथ वो किस तरह से भारत में रूल करेंगे, इन सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा आगे हम पढ़ रहे थे कि 1651 में वो क्या करेंगे, बंगाल आप जानते हैं, क्योंकि बंगाल में क्या करेंगे, इनका मुख्य केंद्र बन जाएगा कुछ समय बाद। तो बंगाल में वो प्रथम फैक्ट्री कब लगाएंगे, 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री लगाएंगे। प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाएंगे, तो हुगली वाले इलाके में 1651 में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं। तो बंगाल में प्रथम केंद्र कहां पर बना रहे हैं, हुगली वाले इलाके में बना रहे हैं। अच्छा, उस समय बंगाल पर जो शासन था किसका था, जो बंगाल पर वहां का जो गवर्नर था वो कौन था उस समय, तो शाह शुजा था। बंगाल का उस समय गवर्नर शाह शुजा का था। तो वो क्या करते हैं, अंग्रेज सब क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, और अंग्रेज क्या जाते हैं शाह शुजा के पास। शाह शुजा से क्या कहते हैं अंग्रेज कि हम जो है हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, तो आप हमें क्या कर दीजिए, अनुमति दे दीजिए व्यापार करने की, और साथ ही साथ ऐसा कीजिए कि जो आप टैक्स आप लेते हैं उस टैक्स को क्या कर दीजिए, वार्षिक कर दीजिए। ये बार बार लेने से बेहतर है कि आप हमें वार्षिक कोई कर बता दीजिए, धनराशि बता दीजिए, उतनी हम धनराशि देते रहेंगे और अपना व्यापार करते रहेंगे। तो कर मुक्त तरीके से वो व्यापार करना चाहते थे, वार्षिक कर की हिसाब से, ठीक है। यानी साल में एक बार वो क्या कर देंगे, टैक्स देंगे, और बाकी टाइम वो आराम से अपना व्यापार करते रहेंगे, बार बार देने आने में उन्हें नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाह शुजा से ऐसी बात कही। किसने कही, अंग्रेजों ने। तो शाह शुजा द्वारा अंग्रेजों को एक पास दिया जाता है। उस पास को किस नाम से जानते हैं, निशान दिया जाता है। निशान क्या चीज है, ये पास है, ये एक प्रकार का पास दिया गया था अंग्रेजों को, जिससे वो वहां पर उनके इलाके में अपना व्यापार करेंगे, और व्यापार करेंगे उसके बीच में कोई रोका टोकी उस पर नहीं होगी। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, खुद शाह शुजा के द्वारा दिया गया था निशान, एक पास दिया गया था, जिसके द्वारा ने क्या करना था, एक निशान दिया गया और व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी गई। अनुमति प्रदान कर दी गई कि अब तुम जैसे चाहो वैसे इस वाले इलाके में क्या कर सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो, जितना बड़ा करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो उन्होंने अनुमति दी थी उसका उन्होंने टैक्स कितना बताया था कि हमें 3000 देते जाओ हमें सालाना, हमें वार्षिक में क्या है 3000 देते जाओ, और जितना मर्जी चाहे आप हुगली वाले इलाके में, जहां पर ये बंगाल है,
तो बंगाल वाले इलाके में आप ट्रेड करते रहो, उतना व्यापार करते रहो जितना मर्जी आप चाहो, लेकिन हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब कितना है, हमें सिर्फ साल के 3,000 दे दो और जितने मर्जी चाहो आप कमाओ, ठीक है। तो ये अनुमति प्रदान कर देता है, इस तरह का एक पास प्रदान कर देता है अंग्रेजों को। अब क्या होता है 1698 में बंगाल के 3 गांव मिलते हैं इन्हें, एक कालीकट, दूसरा सूता नदी, तीसरा गोविंदपुर। तो ये क्या करते हैं, कालीकट, सूता नदी, गोविंदपुर का जमींदारी ले लेते हैं। कितने उस पे, तो 1200 रुपए पे, 1200 रुपए मात्र धनराशि पर 1698 में बंगाल के 3 गांव ले लेते हैं। कौन कौन से, कालीकट, सूतानदी, गोविंदपुर, ये 3 गांवों को मिलाकर क्या करते हैं अंग्रेज, तो बंगाल वाले इलाके में आपका जॉर्ज चरनॉक द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की, वहां पे फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। कहां पे की जाती है, बंगाल में। 1698 में जब बंगाल के 3 गांव मिला के एक जमींदारी ली जाती है मात्र 1200 रुपए में, तो जॉर्ज चरनॉक द्वारा क्या किया जाता है, फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। और उसमें बाद में क्या हो जाता है, यही बाद में कालांतर में क्या कहलाया जाएगा, तो कलकत्ता के नाम से जाना जाएगा। तो वहां पे कौन स्थापना करता है, जॉर्ज चरनॉक के द्वारा वहां पर स्थापना की जाती है। तो जो फोर्ट विलियम बनाया जाता है, जो एक फोर्ट विलियम बनाया जाता है, उसका चार्ल्स आयर कौन होते हैं, प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में फोर्ट विलियम में होते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स आयर प्रथम प्रेसिडेंट बनते हैं फोर्ट विलियम के। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब क्या होगा, फर्रुखशियर का आपने नाम सुना होगा, ये कौन था, मुगल बादशाह था फर्रुखशियर। तो आपने सुना होगा, एक घटना होती है 1707 में। 1707 में क्या होता है, क्योंकि पहले जो समय चल रहा होता है, जब इनके लिए क्या हो रहा है 1698 में इनके समय क्या चल रहा है, उस समय जो केंद्रीय गृह शासन होता है, जो केंद्र में मुख्य शासन होता है, वो किसका चल रहा होता है, जब इधर बंगाल में ये अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, तो उस समय शासन किसका चल रहा होता है, केंद्र में तो शासन चल रहा होता है औरंगजेब का। लेकिन एक समय आता है जब तक औरंगजेब का शासन चल रहा होता है, केंद्रीकृत शक्ति बहुत मजबूत होती है, बहुत ताकतवर होती है उस समय, तो वो अंग्रेजों को पता था उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मुगलों का सामना कर सके, उनकी शक्ति बहुत ही कमजोर थी मुगलों के सामने। लेकिन जब क्या होता है, एक आखिरी अंतिम प्रभावी शासक कौन है, तो अंतिम ताकतवर शासक औरंगजेब होता है। तो औरंगजेब का क्या होता है, 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब क्या होता है, अंग्रेजों को फैलने का मौका मिलता है, उनका अच्छा टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि जो केंद्र में शक्ति थी, जो ताकतवर एक राजा था, एक शासक था, वो क्या हो गया था, मर चुका था, उसको खत्म हो गया था 1707 में। इस तरह से अंग्रेज अब क्या करेंगे, अब अपना व्यापार बढ़ाने के साथ साथ वो अपने साम्राज्य का भी बढ़ाने का सोचने लगेंगे। तो अब क्या होगा, चार्ल्स ये फर्रुखशियर के पास आते हैं। अब अंग्रेज क्या करेंगे, क्योंकि वो उनका सिर्फ अब व्यापार करना नहीं रह गया था, उनका उद्देश्य क्या हो गया था, उसमें अपना विस्तार भी करना चाहते थे साथ में। तो फर्रुखशियर के पास जाते हैं। फर्रुखशियर वो होता है जो मुगल होता है 1717 में। तो 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर के पास अंग्रेज जाते हैं। तो अंग्रेजों में कौन जाता है, फर्रुखशियर कौन है, तो इसे इतिहास में घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। घृणित कायर के नाम से फर्रुखशियर को मुगलों में जाना जाता है। तो ये क्या करता है, अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी करता है। तो आपने देखा सबसे पहली चीज यहाँ पे आ रहा है, बंगाल में शाह शूजा है वहां का गवर्नर, और वो क्या इन लोगों को अंग्रेजों को दे रहा है, निशान दे रहा है, पास दे रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि आप हुगली वाले इलाके पे जितना भी चाहो ट्रेड करो, जितना भी चाहे व्यापार करो, लेकिन हमें सिर्फ साल में 3000 रुपए देते जाओ। तो लेकिन जब यहाँ पे फर्रुखशियर होता है, यहाँ पे मुगल दरबार में जाते हैं, अब क्या करते हैं, क्योंकि ये सारा जो होता है बंगाल वगैरह, ये सारा जो होता है किसके अंडर में होता है, मुगलों के अंडर में होता है। तो मेन जो होता है फर्रुखशियर के पास, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हें क्या मिल रहा है, विरासत में मुगल सल्तनत मिल रही है फर्रुखशियर को। तो फर्रुखशियर क्या करता है, अंग्रेज इनसे मिलने आते हैं। अंग्रेज में कौन कौन मिलने आता है इनसे, डॉक्टर हैमिल्टन और जॉन सरमन इनसे आकर मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फर्रुखशियर की क्या थी, फर्रुखशियर की फर्रुखशियर रोग से पीड़ित थे,
जिसकी वजह से डॉक्टर हैमिल्टन ने इनका क्या किया था, इनका इलाज किया था। तो इस इलाज करने किया था तो जॉन सलमन और डॉक्टर हैमिल्टन ने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ट्रेड करने की एक छूट चाहिए। तो ट्रेड करने की छूट के लिए उन्होंने क्या मांगा, एक शाही फरमान मांगा, जिससे वो क्या कर सके, अब पूरे भारत में वो आराम से अपना व्यापार कर सके। क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो शाहशूजा निशान देगा, वो कितने इलाके में काम करेगा, कितने में फायदा करेगा वो पहुंचाएगा, तो सिर्फ हुगली वाले इलाके में वो फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जो फर्रुखशियर देगा, क्योंकि मुगल सल्तनत में बादशाह था उस समय, तो ये जब देगा तो वो क्या करेगा, पूरे भारत पर अब आराम से ये अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो व्यापार शुरू करने के लिए डॉक्टर हैमिल्टन और जॉन सलमन इनसे मिलते हैं, इनसे अपनी अनुमति मांगते हैं, एक फरमान मांगते हैं। तो उस फरमान को किस नाम से बताया जाता है, तो शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशियर क्या करता है, एक शाही फरमान जारी कर देता है और उस शाही फरमान एक तरीके से पास होता है। उस शाही फरमान के तहत क्या होता है, तो शाही फरमान जो होता है उसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसे ऑफ कंपनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के तहत क्या होता है, अंग्रेजों को एक अच्छी खासी छूट मिल जाती है और उन्हें भारत में अपनी पूरी तरह से हाथ पैर फैलाने का मौका मिलता है। अब क्या होता है, तो जो फरमान जारी करता है उसके तहत 3 चीजें लागू की जाती हैं। पहली चीज, 3000 हमें वार्षिक कर देते जाओ, और जो बंगाल है, बंगाल वाले इलाके में आप आराम से वहां पे व्यापार करते रहो। तो पहली चीज यहाँ पर ये किससे ले रहे थे, तो शाहशूजा से लिया था। लेकिन शाहशूजा ये लोग ये सब अंडर में किसके थे, मुगलों के अंडर में थे। जब फर्रुखशियर के पास आता है तो ये फर्रुखशियर दे देगा 3000 हमें वार्षिक कर दो और बंगाल, पूरे बंगाल पर आराम से अपना व्यापार करो। अब आगे क्या करता है, फिर कहता है 10,000 रुपए तुम दो वार्षिक कर, 10,000 हमें साल में देते जाओ और सूरत वाले इलाके में अपना व्यापार आराम से करते जाओ, जितना मर्जी चाहे व्यापार करो, लेकिन हमें साल में कितने रुपए दे दो, 10,000 रुपए देते जाओ। फिर आगे और क्या करता है, और कौन सी अनुमति देता है, बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की इजाजत भी दे देता है। तो शाही फरमान के तहत 3 तरह की चीजें करी जाती हैं। पहली चीज 3000 दो, बंगाल वाले इलाके में पूरी तरह से आराम से अपना करो, ट्रेड करो। 10,000 दो, सूरत वाले इलाके में जितना चाहो कमाओ। उसके बाद में बंबई के जो सिक्के हैं, उनकी कंपनी जो सिक्के ढाल रही थी, उन सिक्कों को पूरे मुगल सल्तनत में चलने की इजाजत इसने दे दी थी, इसने आज्ञा दे दी थी। तो ये शाही फरमान, इसीलिए ये क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के नाम से इस शाही फरमान को जाना जाता है। अब बात करते हैं 1632। तो 1632 की बात करें तो 1632 में गोलकुंडा का शासक होता है। तो गोलकुंडा का शासक क्या करता है, एक स्वर्ण फरमान जारी करता है। स्वर्ण फरमान अंग्रेजों को जारी करता है, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो सन है ये 1717 का समय है जब ये शाही फरमान जारी कर रहा है। तब इसके बाद किसी भी फरमान की जरूरत उसे नहीं थी। लेकिन 1632 में गोलकुंडा का शासक होता है, वो अंग्रेजों को क्या करता है, उनके पास अंग्रेज जाते हैं और उनसे अनुमति मांगते हैं। तो वो क्या उन्हें बन देता है, स्वर्ण फरमान देता है। स्वर्ण फरमान के तहत कितना होता है कि 500 पैगोडा, 500 पैगोडा देते जाओ और अपना आराम से व्यापार करते जाओ। तो ये गोलकुंडा का शासक लेता है। वो कब जारी करता है, वो स्वर्ण फरमान जारी करता है। किसको जारी करता है, अंग्रेजों को जारी करता है। कब जारी करता है, 1632 में। अब हम देखते हैं, ये आपने देखा कि उत्तर भारत में किस तरह से उन्होंने मजबूती करना स्टार्ट कर दी। अब दक्षिण भारत में भी वो अपना विस्तार करना शुरू कर देंगे। तो 1639 में फ्रांसिस डी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया। अब मद्रास इसने ले लिया, फ्रांसिस डी ने चंद्रगिरी के राजा जो थे उनसे क्या कर लिया, मद्रास ले लिया। अब मद्रास में ये क्या करेंगे, अपना केंद्र बनाना, स्थापित करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, दक्षिण व्यापार केंद्र कब बनाया, कहाँ बनाया, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डी ने मद्रास लिया था, वहां पर किसकी स्थापना करेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी, वो कहाँ हुई थी, तो हमारी कहाँ हो जाएगी, बंगाल वाले इलाके में, यानी कलकत्ता में हो जाएगी। और दक्षिण व्यापार केंद्र जो जहां बना रहे हैं वो मद्रास में है। मद्रास में क्या बसाएंगे, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना वहां पर
करेंगे। उसके बाद क्या होता है 1661। 1661 में एक घटना होती है, या कह सकते हैं एक विवाह होता है। तो उसमें क्या होता है 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार होता है जिसका नाम चार्ल्स द्वितीय। तो ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कौन होती है? कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा। तो 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा का विवाह होता है, उनकी शादी होती है। तो उसमें क्या होता है, जो पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगाली क्या करते हैं, और जब उनका विवाह होता है कैथरीन का इनके साथ, तो ये क्या करते हैं, ब्रिटेन को गिफ्ट में क्या दे देते हैं, मुंबई दे डालते हैं। तो इन्हें दहेज में क्या देते हैं, पुर्तगाली ब्रिटेन के राजा को पुर्तगाली मुंबई दे देते हैं दहेज में। तो अब क्या करते हैं, जो ब्रिटेन के लोग होते हैं वो यहाँ, क्योंकि ब्रिटेन में वो होते हैं, तो वो भारत आके यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो पता करते हैं कि उस समय कौन शासक वहां पे है, कौन वहां पे काम कर रहा है। तो इन्हें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे व्यापार कर रही है, वहां पर कार्य कर रही है। तो ये क्या करेंगे 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर के हिसाब से ये क्या दे देते हैं, इन्हें किराए पर मुंबई दे देते हैं। कि मतलब आप हमें 10 पाउंड देते जाइए वार्षिक के हिसाब से, और यहाँ पर इन्हें दे दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से व्यापार करते रहो। तो पुर्तगाल की राजकुमारी होती है, ब्रिटेन से इनके राजा से शादी होती है, तो गिफ्ट में मुंबई दिया जाता है। और उस मुंबई का इनका काम नहीं होता है ब्रिटेन का, क्योंकि वो लोग वहां ब्रिटेन में होते हैं और वो यहाँ पता करते हैं कि यहाँ पे कौन सी कंपनी क्या कर रही है, व्यापार कर रही है। फिर वो उन्हें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना व्यापार कर रही है, तो उस मुंबई को किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं। और उनके हिसाब से वो क्या लेते हैं, किराया लेते हैं। तो 10 पाउंड वो क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, मुंबई की स्थापना की जाती है। तो मुंबई की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, गेराल्ड ओगियर को मुंबई की स्थापना का श्रेय जाता है। तो आगे हम देखें 1687 में क्या होता है, सूरत से, जो आपका सूरत में आपने देखा था, जो केंद्र बनाया था उन्होंने, आपने देखा था 1613 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं भारत में। तो जो कंपनी का जो केंद्र बनाते हैं वो सूरत से उठाकर आप कहाँ कर देते हैं, मुंबई में केंद्र को बना लिया जाता है। 1687 में सूरत से हटाकर कहाँ पे अपना केंद्र बना देंगे, मुंबई को केंद्र बना लेंगे, क्योंकि इससे पहले इनके पास मुंबई नहीं थी। तो आपने इन सारी चीजों को देखा, तो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। इसमें 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, 3 तरह के पास पढ़े हैं। कौन कौन से पास पढ़े हैं, तो सबसे पहले शाहशूजा निशान देता है, जिसके तहत हुगली वाले, क्योंकि शाहशूजा जो निशान देता है वो हुगली के अलावा यानी बंगाल से बाहर वो काम नहीं करेगा पास, इसलिए उसका जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। उसके बाद फर्रुखशियर, ये मुगल बादशाह होता है, तो जो ये फरमान देगा, शाही फरमान, ये पूरे भारत में काम करेगा और इसके हिसाब से ये 3 शर्तें रखता है और इन सारी चीजों को इससे फायदा होता है। अब आगे चलेंगे, गोलकुंडा की देखें तो गोलकुंडा का शासक होता है, वो भी एक देता है 16 फरमान, लेकिन वो कितने में काम करेगा, सिर्फ गोलकुंडा में काम करता है। लेकिन जब ये दे देता है शाही फरमान, उसके बाद पूरे भारत पे ये आराम से अपना व्यापार कर सकते थे। दक्षिण भारत में किस तरह से वो अपना विस्तार कर रहे हैं, इन सारी चीजों को भी हमने देख लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।